अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम फेडरल बोर्ड की बुक में से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। इट इज़ द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? एक सेल के अंदर जितना का जितना कंटेंट होता है इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और इस प्रोटोप्लाज्म की इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड मोस्ट ऑर्गेनेलीज, हमारे सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। किसी के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, किसी के बाहर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं इनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं और जो हमारी सेल के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, तो इनकी केमिकल कंपोजिशन या इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि इससे पहले हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था। सेल वॉल में हमने ये कहा कि सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल्स में, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स एंड इन केस ऑफ फंजाई सेल्स। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों का। इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटीरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। अब ये आपको एक ब्रॉड सेंस में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि जिस भी चीज़ ने सेल के अंदर जाना है या जिस भी चीज़ ने सेल के बाहर निकलना है तो वो इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी आपको ब्रॉड फंक्शन या एक जनरल से फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया जा रहा है। Regulation of cells interaction with its environment by the plasma membrane. Plasma membrane regulates the cell's interaction with its environment by controlling transport of materials across the cells. कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन ये होता है कि इसने सेल को अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करवाना है, और ये इंटरेक्शन कैसे मेंटेन होगी, कैसे डेवलप होगी कि सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल करेगा। कुछ चीज़ें सेल के अंदर आएंगी और कुछ चीज़ें सेल के बाहर निकलेंगी। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस plasma membrane occurs to maintain a suitable pH and ionic concentration within the cell for enzyme activity। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों होती है? ये ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होती है कि हमारे सेल के अंदर एक सूटेबल pH मेंटेन हो सके, हमारे सेल के अंदर एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में आयंस मेंटेन हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, तो इनको सूटेबल pH भी चाहिए और इनको आयंस की भी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो ये एक ब्रॉड सेंस में हमने इन सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक प्रोटीन्स हैं, दूसरे हैं लिपिड्स और तीसरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये 60 to 80% मौजूद होते हैं। लिपिड्स 20 to 40% रहते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स है, लेस देन 1%। अब हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी करेंगे। ये जो मॉडल है ये 2 साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था और उनके नेम्स हैं सिंगर एंड निकोलसन। ये मॉडल इन्होंने 1972 में प्रेजेंट किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हम उस इमेज को कहते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ले रहे होते हैं। इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लिपिड्स एक्ट एज अ सी इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग। तो इस स्ट्रक्चर में हम लिपिड्स एक समंदर की तरह एक्ट कर रहे हैं और लिपिड को हम फ्लूइड कह रहे हैं, और इस फ्लूइड के अंदर, इस लिपिड के अंदर प्रोटीन्स स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। लाइक आइसबर्ग, जिस तरह बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े समंदर में तैर रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से प्रोटीन भी तैर रहे होते हैं। तो इस मॉडल के नेम में फ्लूइड जो आता है वो लिपिड्स की वजह से आता है कि लिपिड्स फ्लूइड लाइक है, और मोज़ेक एक्चुअली रैंडम अरेंजमेंट को कहते हैं, और ये रैंडम अरेंजमेंट किसकी है? ये रैंडम अरेंजमेंट प्रोटीन्स की होती है। तो अब बुक के जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। डायग्राम की वजह से हमें पता चल जाएगा कि लिपिड्स कैसे अरेंज है, या प्रोटीन्स कैसे अरेंज है, या कार्बोहाइड्रेट्स कैसे अरेंज है। लिपिड्स हमारी इस मेम्ब्रेन के अंदर 2 लेयर्स की सूरत में अरेंज हुए होते हैं। ये आउटर लेयर है और ये इसकी इनर लेयर होती है। इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। और ये जो लिपिड बाई लेयर है इनमें से मेजर कंपोनेंट इसका आ जाते हैं, जो मैंने गोले गोले से बनाए हुए हैं, ये फास्फोलिपिड्स कहलाते हैं।
इन फास्फोलिपिड्स बाईलेयर के दरमियान में दोनों लेयर्स की साइड्स पे, ये जो ब्लैक से मैंने आपको यहाँ पे शो करवाए में है, ये है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल के साथ साथ स्टीरॉइड्स भी मौजूद रहते हैं। तो लिपिड बाईलेयर की सूरत में है और इस बाईलेयर में दरमियान में सम इंटरवल्स पर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स मौजूद रहते हैं। जबकि प्रोटीन्स दो तरह से मौजूद हैं हमारी इस मेम्ब्रेन में और इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। 2 टाइप्स के प्रोटीन्स में से एक वो वाले प्रोटीन्स हैं जो कि या तो पार्शियली एम्बेडेड है हमारी इस बाईलेयर में या वो कम्प्लीटली एम्बेडेड है। तो इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक या हम इनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और दूसरी टाइप के वो प्रोटीन्स जो कि या तो इस बाईलेयर के आउटर साइड पर या इस बाईलेयर के इनर साइड्स के साथ अटैच रहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक या हम इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कह रहे होते हैं। पेरिफेरी मीन साइड्स, तो ये साइड्स के साथ अटैचमेंट में होते हैं। ये हमने प्रोटीन की बात कर ली। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में यूनिट्स की सूरत में इस तरह अरेंज हुए होते हैं, इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, या वो प्रोटीन्स के साथ इस तरह यूनिट्स की सूरत में अरेंज हुए होते हैं, हम इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं लिपिड्स को, प्रोटीन्स को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, और साथ में अब हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो लिपिड्स, हमने यहाँ पर 3 लिपिड्स का जिक्र किया, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रोल एंड स्टीरॉइड्स। अब फास्फोलिपिड्स को समझते हैं। फास्फोलिपिड्स का एक हेड रीजन होता है और 2 इसके टेल्स होते हैं। हेड है इसका एंड टेल। इसका हेड रीजन फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी जो टेल है वो फैटी एसिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, फैटी एसिड्स। और इन दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड का हेड रीजन हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन वाटर और फिलिक मीन लवर, अट्रैक्ट करना। तो ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस फास्फोलिपिड का हेड, और टेल हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन फोबिया, डरना। तो इसकी जो टेल है वो वाटर को रिपेल करती है क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक है। अब चूँकि हमारे पास 2 लेयर्स हैं, तो ये तो एक साइड के हमने फास्फोलिपिड्स की बात कर ली। अब दूसरी साइड्स के जो फास्फोलिपिड्स हैं तो उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी कि इसका हेड रीजन होगा और ये इसके टेल्स होंगे इस तरीक़ेकार से। तो दोनों लेयर्स में फास्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इनके हेड्स सरफेसेस पर अपीयर होते हैं। ये आउटर लेयर की सरफेस हो गई, ये इनर लेयर की सरफेस हो गई, और इनके जो टेल रीजन है यानी इनके जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। जो हेड रीजन है, चूँकि ये वाटर लवर है, इसलिए हमारी सेल मेम्ब्रेन अपने इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी वेट रहते हैं क्योंकि इनके सरों के साथ पानी ड्रॉप्स की सूरत में अटैच रहता है। ये लिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स की बात हो गई, कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉइड्स के स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं की गई है, जस्ट यहाँ पर आपको लिपिड्स का फंक्शन बताया गया है। तो अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जितने के जितने कंपोनेंट्स हैं हमारे इस सेल मेम्ब्रेन में, चाहे वो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हर एक का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ये इसको फ्लूइड लाइक बनाता है। ये बात हो गई। फिर हम ये कहते हैं कि अगर किसी सेल के पास फैटी एसिड्स का नंबर अनसैचुरेटेड हुआ ज़्यादा, मतलब कि सेल के पास
अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो गए। फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन लेट सपोज अगर उसके सेल्स के फैटी एसिड्स अनसेचुरेटेड हो गए तो इट मीन कि वो इन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को फास्फोलिपिड्स में भी लगाएगा। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइड लाइक नेचर या फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी हमने समझा कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की सूरत में इंक्रीज़ होगी अगर सेल के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हुए तो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड्स का वो ये है, चूँकि लिपिड खुद नॉन पोलर है इसलिए लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल चलेगा। ये अपने आप से उन सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ये जो लिपिड बाइलेयर है ये उन सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाता है, या जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स है ये उनकी मूवमेंट करवाता है, या जो गैसेस हैं जिस तरीके से ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है ये उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स का क्या रोल है? कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स का ये रोल होता है कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाते हैं और ये जो मूवमेंट हो रही है ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो पोलर सब्सटेंसेस को हमारे सेल के क्रॉस नहीं जाने देता। वो एक्चुअली में ये करता है कि जो हेड रीजन है उनको बहुत ज़्यादा आपस में कंबाइन कर देता है। जो फास्फोलिपिड्स के हेड है ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो सब्सटेंसेस इसके क्रॉस पर मूव नहीं कर पाती है। और अगर ये चाहता है कि सब्सटेंसेस मूव कर जाए अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर तो ये इन सरों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर कर देता है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाती है। तो ये हमने लिपिड्स के जो काम है, जो उसका लिपिड बाइलेयर की अरेंजमेंट थी तो वो हमने स्टडी कर ली। अब हम प्रोटीन्स की तरफ आते हैं, लेकिन प्रोटीन्स को मैं आपकी बुक से आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स फिर कहते हैं कि बुक वाला हमें समझ नहीं आ रहा है। दिस वन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द मॉडल proposes that the membrane is phospholipid bilayer in which the protein molecules are either partially or wholly embedded। इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, बाइलेयर है ये, और जिसमें प्रोटीन्स पार्शियली या टोटली के टोटली होली एम्बेडेड होते हैं। आप इसको लेबल कर दीजिए कि ये हम इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उनका जिक्र नहीं है। द प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इन एन इरेगुलर पैटर्न जस्ट लाइक लार्ज आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी। अब प्रोटीन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि प्रोटीन्स फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, ख़ास करके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो आइसबर्ग्स की सूरत में बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों की तरह समंदर में वो फ्लोट कर रहे होते हैं। The pattern of distribution of protein can vary from membrane to membrane and also vary on both surfaces of the membrane। The membrane thickness भी यहाँ पर explain की हुई है कि वो 7 नैनोमीटर है, लेकिन इस वाले सेंटेंस को मैं आपको मतलब समझा देती हूँ with the help of diagram। यहाँ पर देखिए ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उनको देखिए, यहाँ पे लेट सपोज मैंने 1 शो करवाए हुए हैं, यहाँ पर 2 शो करवाए हुए हैं, तो एक ही मेम्ब्रेन है और इसके दोनों साइड्स पर प्रोटीन का नंबर इक्वल नहीं है। तो ये वेरिएशन आ सकती है दोनों साइड्स की। जो बाई लेयर है उस के लिए हम कह रहे हैं कि इसमें प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। सेल के एक ही मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर और इवन के एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है और दूसरे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है इसी प्रोटीन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट होने के लिए एक दूसरा रीज़न भी है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ इस वाले पैराग्राफ में। तो ये हमने प्रोटीन की बात करी कि वो स्कैटर्ड अरेंजमेंट में है, फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। अब लिपिड की बात करते हैं। द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। वही बात कि ये बाई लेयर की सूरत में है और ये फास्फोलिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं, विच आर अरेंज्ड in such a way that their hydrophobic ends face each other and while the hydrophilic ends are appeared on the surfaces। जो इनकी टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक है
वो एक दूसरे की तरफ है दोनों लेयर्स की, और जो इनके हेड्स हैं जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लवर है, वो आउटर एंड इनर साइड्स पर अरेंज हुए हैं। द स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल आर वेज्ड इनटू द फास्फोलिपिड बाइलेयर एट सम इंटरवल्स। जो स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल है अब ये कहाँ पर अरेंज हुए हैं, ये उसी फास्फोलिपिड्स के दरमियान में दंसे हुए हैं सम इंटरवल्स पर, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद ये रिपीट होते रहते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में मौजूद नहीं होते हैं। The plasma membrane is asymmetrical. That is their two surfaces and halves are not identical. एक तो मैंने आपको प्रोटीन की बात बता दी कि प्रोटीन दोनों साइड्स पर इक्वल अमाउंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दूसरा रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इन जनरल मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ड्रिफ्ट साइडवेज इन फ्लूइड बाय लेयर। अब जो प्रोटीन्स हैं चूँकि वो तो फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो ड्रिफ्टिंग करते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो मूवमेंट है ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो आउटर वाले हैं वो इनसाइड पर आ जाए या जो इनसाइड वाले हैं वो आउटसाइड पे चले जाए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ साइड वेज पर ड्रिफ्टिंग करते हैं, अपने साइडों पर ये मूवमेंट करेंगे। द प्रोटीन्स विद इन अ मेम्ब्रेन डिटरमिन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। वैसे तो हर एक कंपोनेंट का अपना रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा फंक्शंस प्रोटीन्स की वजह से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर अटैच टू प्रोटीन्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात स्टार्ट हो गई है कि या तो वो प्रोटीन्स के साथ अटैच रहेंगे और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, या वो लिपिड्स के साथ कनेक्शन में होंगे और ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। मैंने आपसे कहा कि ये दोनों कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड पर प्रेजेंट होंगे, वो इनसाइड पर नहीं है। तो अगर आपके पेपर में आता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल क्यों है, तो एक तो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन का वाला जो पॉइंट है वो आपने डिस्कस कर लेना है, और दूसरा आपने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वाली बातें बतानी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड पर प्रेजेंट रहते हैं। फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब साइटोस्केलेटन की बात यहाँ पर की गई है, ये हमारा सेल है। हमारे सेल के अंदर इस तरह मजबूत से दागे पड़े रहते हैं जो इस सेल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो जो हमारे इस मेम्ब्रेन के इनसाइड पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो इन साइटोस्केलेटन्स के साथ कनेक्शन में रहते हैं। और साइटोस्केलेटन का फंक्शन ये होता है कि दी सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात हो गई है, प्रोटीन का जिक्र अब यहाँ पर दोबारा से आ गया है। अब लिपिड की बातें करते हैं। द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मैंने आपसे कहा कि जो लिपिड है उसका फंक्शन क्या है, उसने फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, फ्लूइडिटी देनी है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड fatty acids in phospholipids become greater, the bilayer become more fluid like that makes the cell membrane more flexible। तो अगर सेल के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, अगर फास्फोलिपिड्स के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, तो उस केस में हमारी लिपिड बाइलेयर ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। द कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू स्टेबलाइज द बाइलेयर, इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आइन। जब पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो ये इस लिपिड बाइलेयर के सरों को अपने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच करवा देता है। कौन करवाता है? कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स दोनों मिलकर करवाते हैं। और अगर कोई नॉन पोलर आता है तो ये उन सरों को एक दूसरे से थोड़ा सा डिटैच करवा देते हैं, थोड़ा सा हटा देते ताकि जगह बन सके, ताकि एक टाइप का रास्ता बन सके नॉन पोलर सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए। ये हमने लिपिड की बातें यहाँ पर कर ली है। अब हमने डिस्कस करना है जो प्रोटीन्स के फंक्शंस है, क्योंकि लिपिड्स के फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रोटीन्स 4 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में। एक ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स के तौर पे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं या कैरियर होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये है कि हमारे यही प्रोटीन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है ये एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं और कुछ एंटीजेंस की तरह। तो ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन और ये जो है फोर्थ फंक्शन हो गया। Certain plasma membrane proteins are involved in the passage of molecules through the membrane. Some of those have a channel through which the substances simply can move across the membrane, while others are carriers that combine with the substance and help to move across the membrane. अब मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। हमारी इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स लगे हुए हैं वो दो तरह से हैं। एक वो जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो एक रास्ते का काम कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन, और ये सिंपली
सब्सटेंसेस को इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो गए। एक दूसरी टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऐसे होते हैं कि वो जिस मॉलिक्यूल को सेल के अक्रॉस मूव करवाना चाहते हैं तो उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे ऐसे कर कर। लेट्स सपोज ये वो मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर या सेल के बाहर जाना चाहता है। इस वाले प्रोटीन को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ये भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। जब ये बाइंडिंग कर लेगा फिर ये प्रोटीन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपनी शेप चेंज करेगा, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर आना चाहता है तो सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये दो टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हो गए। अब यहाँ पर एंजाइम्स का जिक्र है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम कर रहे होते हैं। सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक फंक्शंस। आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करने वाले हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप परमिएज एंजाइम की एग्जाम्पल लिख दो, आप एडिनाइलेट साइक्लेस की एग्जाम्पल लिख दो, आप सबसे फेमस एग्जाम्पल लिख दो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप की। तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स हैं और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। फिर यहाँ पर जिक्र है सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स। फॉर एग्जांपल हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड दैट बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? हमारे सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब ये सेल इसको कुछ सिग्नल देना चाहता है तो ये केमिकल रिलीज़ करता है। वो केमिकल्स लेट सपोज हार्मोन हो तो वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेगा, इस तरीके से जाएगा ब्लड के थ्रू, और जहाँ कहीं पर अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर देखेगा, अपना स्पेसिफिक प्रोटीन देखेगा। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और इस वाले रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये केमिकल यानी कि हार्मोन इस वाले रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है और इस सेल के अंदर चेंजेस आने लगती है, या तो इस सेल की ग्रोथ होने लगती है या इस सेल में से कोई सिक्रीशंस रिलीज़ होने लगती है। तो इसको हम रिसेप्टर कहते हैं जो दूसरे सेल का केमिकल सिग्नल रिसीव कर कर अपने वाले सेल्स के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं। सम प्रोटीन्स आर एंटीजेंस विच इनेबल द सेल टू रिकग्नाइज अदर सेल्स। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा WBC है। WBC ये हमारे अपने सेल के ऊपर अटैक नहीं करता है क्योंकि हमारे इस सेल हमारी ये जो सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरह से प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। तो ये जो WBC है ये इसके ऊपर इसलिए अटैक नहीं करता है क्योंकि ये इसके एंटीजेंस को पहचान लेता है कि ये तो मेरे सेल्फ के एंटीजन हैं। अब अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर भी एंटीजेंस लगे हुए होते हैं। अब बैक्टीरिया को ये WBC किल कर देता है। क्यों किल करता है? क्योंकि उसके एंटीजेंस को ये नॉन सेल्फ रिकग्नाइज कर रहा होता है, फॉरेन पार्टिकल कंसिडर कर रहा होता है। तो हमारे सेल के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हमारी पहचान भी होते हैं। ये हमारे WBCs को या बाकी सेल्स को बताते हैं कि मैं तुम्हारे अपने सेल्स का पार्ट हूँ। तो हमने 4 फंक्शन को स्टडी किया। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, रिसेप्टर्स हैं और एंटीजेंस हैं। अब हम ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। ये एक्चुअली में सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। जिस तरह हम अपने नॉर्मल रूटीन में लिखने के लिए मार्कर्स यूज़ करते हैं, मार्कर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी चीज़ को हाईलाइट कर सके, कोई चीज़ आई कैचिंग बन सके। तो इसी तरीके से सेल के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं ये फ्लैग्स की तरह काम कर रहे होते हैं, झंडों की तरह काम कर रहे होते हैं, मार्कर्स की तरह काम कर रहे होते हैं, जिससे सेल टू सेल रिकग्निशन आसानी के साथ हो सकती है। एक सेल दूसरे सेल को पहचान सकता है कि वो इसका अपना पार्ट है बॉडी का या कोई फॉरेन पार्टिकल है। तो दे आर इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल रिकग्निशन एंड स्ट्राइकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन द टिश्यूज़। और इस तरीके से जो एक ही टिश्यूज़ हैं उनके सेल्स को आपस में एडहेयर कराने के लिए, आपस में अटैच करवाने के लिए भी ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स का ये फंक्शन स्टडी किया कि चूँकि ये सरफेस पर मौजूद होते हैं इसलिए
ये मार्कर्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। इसी की वजह से एक सेल दूसरे सेल को पहचान रहा होता है और जो एक ही टिश्यूज़ के सेल्स हैं तो उनको आपस में बाइंड करने के लिए, उनको आपस में एडहेयर करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने सारा का सारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टडी कर लिया। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रेजेंट किया था 1972 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, और इसमें कहा था कि फ्लूइड लिपिड है, सी की तरह है, और मोज़ेक इसमें प्रोटीन्स है, रैंडम अरेंजमेंट में है, प्रोटीन्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, खास करके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की। लिपिड्स की बाइलेयर मौजूद होती है जो फॉस्फोलिपिड्स है, और इनके हेड रीजन सरफेसेस पर होते हैं, और इनके जो टेल रीजन है वो दोनों लेयर्स के जो दरमियान का रीजन है उसमें एक दूसरे के आमने सामने मौजूद रहते हैं। हेड रीजन हाइड्रोफिलिक है, इसलिए हमारी सेल मेम्ब्रेन अंदर और बाहर की तरफ से हमेशा वेट रहती है, और जो कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स है वो सम इंटरवल में इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अरेंज हुए। प्रोटीन स्कैटर्ड अरेंजमेंट में है, 2 टाइप्स के हैं, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। और हमने ये कहा कि सिंपल वे में अगर हम बोले तो इस सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि इसने सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर ले जाने के लिए काम करना होता है, वो यहीं से क्रॉस कर हम जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम ये एक छोटा सा जो पैराग्राफ है ये स्टडी करते हैं। एक्चुअली में ये टेक्निक्स बता रहा है कि कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए। तो आपने कुछ ही नेम्स यहाँ पर याद कर लेने हैं, आपने इसकी डेप्थ और डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि बजाते खुद ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं। हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये एक टेक्निक यूज़ होती है सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की। या एक दूसरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सुपर रेजोल्यूशन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। ये टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और एक तीसरी टेक्निक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये 3 टेक्निक्स हमें रट लेने हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, सुपर रेजोल्यूशन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है फिर वो हमें 3 बातें बताता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताता है, टोपोग्राफी बता रहा होता है कि कहाँ से हमारी सेल मेम्ब्रेन थिन है, कहाँ से थिक है, या हमें कोई अगर पोरस मेम्ब्रेन हो तो उसका पोर साइज भी हमें बता रहा होता है। तो ये हमने स्टडी कर लिया टेक्निक्स यूज्ड इन स्टडिंग सेल मेम्ब्रेन।